सर नया है सिलेबस और कंफ्यूजन है बहुत सारा, तो क्लास 9 टेंशन मत लो, केमिस्ट्री अब आपके ब्लड में दौड़ेगा। तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे और मजे में होगे। तो बच्चों, मैं आपका टीचर, आपका भैया, आपका मेंटोर असद सर लेके आ गया है अब क्लास 9 के लिए। पिछली बार क्लास 10 के लिए लाया था, अब इस बार क्लास 9 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और उनके एनसीईआरटी में आई थिंक चैप्टर 5 है। तो पहले भी आपके एनसीईआरटी में मिक्सचर्स था, ठीक है, बट इस बार थोड़ा और अच्छे से है और इसके सेपरेशंस को भी ऐड कर दिया गया है दोबारा से। ये पहले भी था एनसीईआरटी में, इस बार दोबारा से ऐड कर दिया गया है, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं आपके साथ, सब कुछ एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। बस एक फिर से वही बात, एक फ्री डीपीपी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एकदम बिल्कुल ही फ्री, कोई पैसा देना नहीं है, बस आप उसको कर लेना, फिर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी एक और वीडियो बनेगी इस पर, और पूरा एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दूंगा विद इन 20 to 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ओके, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, कि मिक्सचर्स को किन किन चीजों में क्लासिफाइड किया जाता है। आफ्टर दैट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशंस, आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशंस भी आएगा, कोलॉइड भी आएगा, टिंडल इफेक्ट भी आएगा, तो सबको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। तो गाइस, मिक्सचर्स होता क्या है? मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर आप हर जगह देखो, हर जगह मिक्सचर है। कैसे? सर आप चीनी और पानी ले लो, ये भी एक तरीके का मिक्सचर। सर आप दूध ले लो, दूध भी मिक्सचर है। सर दूध कैसे मिक्सचर है? सर दूध में है ना, दूध पूरा प्योर नहीं होता, दूध में सर पानी भी रहता है, दूध में सर फैट भी रहता है, सर दूध में सर शुगर भी रहता है, लैक्टोज, और सर जब शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट भी तो होना चाहिए, ठीक है। और सर ब्लड में आप देख लो, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। सर आप सॉइल में देख लो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फोस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, बहुत सारा। एयर में तो ऑब्वियस बात है गाइस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा। तो ये सब क्या है? दिस ऑल आर मिक्सचर्स। अब इनको सेपरेट करना क्यों जरूरी है और ये कहां कहां सेपरेशन ये होता है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला अगर आप देखोगे इसके सेपरेशंस के बारे में, तो इसका जो सेपरेशन है वो फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, सर वाटर प्यूरिफिकेशन में ज्यादा यूज होता है, सर मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है, एज वेल एज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। अब तीन चीजें लाया हूं आपके लिए जो सोचने पे आपको मजबूर करनी चाहिए, सोचने पे आपको मजबूर करनी चाहिए। सर क्या लाया हूं? चलिए आगे देखते हैं। देख सर कुछ भी लिखा हुआ है, हाउ टू सेपरेट द पार्टिकल्स स्टिल इन मडी वाटर एंड नॉट इन मिल्क। सर अंग्रेजी नहीं आता, तो अंग्रेजी नहीं आता तो इसीलिए तो आपके साथ सर यहाँ पर है। सर मडी वाटर में जो आप देखो, मडी क्या होता है? कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़। तो सर कीचड़ का जो पानी होता है, जो कीचड़ में जो पानी होता है, आप देखोगे वो नीचे बैठ जाता है। आप नोटिस करना कभी ये चीज, कीचड़ का पानी जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, बट वही मिल्क में जो सब्सटेंस होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। ये देख, अगर तुमने कीचड़ का पानी लिया तो ये नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे कीचड़, कुछ देर बाद उसको मिलाने के बाद, और पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। वही अगर तुम मिल्क देखोगे तो मिल्क हर जगह सेम रहता है। कैसे? ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्क में भी तो अभी सर आपने बताया कि मिल्क में भी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसा इस वजह से, क्योंकि जो मडी वाटर है उसमें जो मड है वो हेवी है, उसका जो मास है वो ज्यादा है, उसका जो वेट है वो ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। बट वही जब आप बात करो मिल्क की, तो मिल्क में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब हल्के हैं, वो ज्यादा भारी नहीं है, तो वो ऊपर में ही तैरते रहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो अब अगले पे आते हैं। बाकी हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग? इवेपोरेशन क्यों डिफरेंट है बॉइलिंग से? ठीक है, इवेपोरेशन क्यों डिफरेंट है बॉइलिंग से? देखो इसमें ज्यादा का फर्क नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना। जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ये देखिए, मैंने हाथ पे भाप डाला, यहाँ पे कुछ देर के लिए गीला हुआ, ठंडा ठंडा आपको लगता है, गर्म लगता है, तो सर ये उड़ जाता है उसके बाद, तो ये क्या हुआ? ये तुरंत उड़ गया, ये इवेपोरेट हो गया। अब बॉइलिंग में आपको पूरे बल्कि जो मटेरियल होता है पूरे को आपको गर्म करना पड़ता है, बॉइल करना
पड़ता है। मैं आपको अगर थोड़ा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये मान लें कि आपका पानी का ये है पतीला है, तो जो आप लेयर बाय लेयर देख लें, ये आपका पानी है मान लें, ठीक है। तो पहले ये वाला लेयर हवा में उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन, फिर दूसरा वाला होगा, फिर तीसरा वाला होगा, फिर चौथा वाला होगा, ठीक है। बट बॉइलिंग में आप आपका जितना भी ऊपर में इस पतीले में पानी होगा, इसको आप गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, और इसको गर्म करने के बाद ये पूरा हीट होगा एंड आफ्टर दैट ये वेपर में कन्वर्ट होगा। इसके वेपर को हम स्टीम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड में होता है और ज्यादा मेन बात है गर्म होता है, लेकिन है दोनों वेपर है, ठीक है। तो समझ गया इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। आफ्टर दैट एक और सवाल है इसमें, क्या, वाई आर रेज ऑफ सनलाइट इज विजिबल थ्रू द लीव्स। अगर आप देखोगे तो सनलाइट के जो रेज है वो कई कई बार विजिबल होने लगता है, कैसे, तो इसका आंसर आपको पता चलेगा टिंडल इफेक्ट वाले में, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग अगर आगे आते हैं तो व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स होता क्या है, ठीक है। पहले तो हमने देखा कि सेपरेशन जरूरी है, ठीक है, किस किस इंडस्ट्री में जरूरी है। वैसे सेपरेशन से याद आया, तुम और वो भी तो सेपरेट हो गए थे ना, चलो खैर। अब देखो मिक्सचर के बारे में जानते हैं, a combination of two or more substance physically mixed, बार बार एक चीज पे जोर डालना, physically mixed, physically mixed, physically mixed। अगर तुम किसी चीज को फिजिकली मिक्स करोगे, उसको हटाओगे भी तो फिजिकली ना, उसको सेपरेट करोगे तो फिजिकली ना। तुम और वो फिजिकली साथ में आए थे, ये बच्चे में कि हाँ हम हाथ मिला लिया, हम लोग साथ में आ गए, फिर बाद में हम लोग फिजिकली अलग हो गए, समझे। तो उसी तरह फिजिकली साथ में आओ तो फिजिकली ही अलग हो गए। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो शुगर केन है, शुगर केन से शुगर के क्रिस्टल्स बनाया जाता है, तो ये भी एक शुगर ही है, ठीक है। इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है एंड देन इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, सर जूसेस में, सर कुकीज में, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसको फिजिकली जोड़ोगे तो फिजिकली ही अलग करोगे, समझे। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, अब आते हैं मेन चीज पर। सर क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स होता क्या है और इसको समझना कैसे, तो इसको समझना है थोड़ा दिमाग लगा के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, एक ऐसा दो मिसिबल लिक्विड्स जब साथ में मिक्स कर जाए। मिसिबल मतलब क्या होता है, मिसिबल मतलब होता है कि दो लिक्विड जो साथ में डिसॉल्व हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। आप लिखिए, क्या लिखिए, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सर अपना कॉपी है, पढ़ाई का नहीं है, लिखेंगे हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिखना है आपको अपने नोट्स में, ताकि आप समझो, समझे, दूसरे से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इसी को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को दो चीज जब मिल जाते हैं, जैसे नमक और पानी, वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो एक दूसरे में नहीं मिलते, जैसे अभी आपने देखा सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर अगर आप साथ में मिलाओ क्या वो मिक्स हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तैरने के बाद कुछ टाइम बाद, और या चॉक और वाटर, उसको भी ले लो आप, ठीक है। अब आओ होमोजीनियस मिक्सचर में देखो, अ वेल स्टर्ड मतलब अच्छे से पूरा घुला हुआ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इक्वली स्वीट इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सिप। अगर आप चीनी और पानी को एकदम अच्छे से घुला दो, ठीक है, या आप शिकंजी विकंजी अगर पीते होगे तो अगर आप उसको एकदम अच्छे से एकदम प्रॉपर मात्रा में सब कुछ डालो, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसका पहले सिप का भी जो टेस्ट होगा वही उसके आखिरी सिप का टेस्ट होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो सर एक बात बताइए, क्या हर, अगर मैं मान लो कि मैं तुम्हें बना के देता हूँ शिकंजी, तो जो मैं शिकंजी बना के दूंगा उसका टेस्ट और जो कोई और बना के देगा उसका टेस्ट सेम होगा? नहीं सर, हम दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। जैसे लड़कियों को रिलेट करवाने के लिए पानी पूरी आप लोग जो खाते हो, तो सर अगर पानी पूरी खाते हो, मान लो जहां से खाते हो वहां पर वो आज नहीं लगाया हुआ था, तो आप दूसरी जगह से खाओगे। अगर दूसरी जगह से खाओगे तो उसके पानी का टेस्ट, उसके गोलगप्पे का टेस्ट अलग होगा, हाँ या ना, क्योंकि उसमें हो सकता है तीखा ज्यादा डाला या हो सकता है खट्टा ज्यादा डाला, मतलब उसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूट डालने का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा या कम हो सकता है। हो सकता है मैं अगर तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाऊं तो मैं चीनी ज्यादा डाल दूं, तुम अगर नींबू पानी बनाओ तो चीनी कम डाल दो, ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब
थोड़ा और आगे बढ़ते, ये बस मैं बताने के लिए बताया था, बाकी दोनों होगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या सर? जितना चीनी होगा उसी अनुसार पानी होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है सर। सिंगल फेज होता है, ठीक है। कंपोनेंट नॉट विजिबल सेपरेटली, ठीक है, कंपोनेंट आपको विजिबल नहीं और रिमेन होमोजीनियस, ये हमेशा ये होमोजीनियस ही रह जाता है। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन देख लो, विनेगर देख लो सर, सोडा वाटर देख लो। जब विनेगर क्या देख लो सर, विनेगर में भी आप देखोगे तो 5% विनेगर में 95% पानी डालेंगे। 5% विनेगर में 95% पानी डालेंगे, तभी विनेगर बनेगा। आप इसका ऊपर वाला सिर्फ उठाओ, ये भी आप खट्टा खट्टा लगेगा। नीचे वाला उठाओ सर, ये भी आपको खट्टा खट्टा ही लगेगा। दैट्स इट। एंड सोडा वाटर में भी सेम चीजें हैं। दैट्स इट। तो इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं समझना, ये बस नॉर्मली अब हेट्रोजीनियस है। ऑन अदर हैंड a distilled mixture of sand and water, आप सैंड वाटर ले लो या चौक एंड वाटर ले लो, जो नॉन यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म, द सैंड पार्टिकल्स आर इजिली विजिबल। आप देखो ये है पानी और सैंड, मतलब मिट्टी, पानी और मिट्टी का एक मिक्सचर है। इसमें आप देख सकते हो मिट्टी आपको एकदम विजिबल है और पानी भी आपको पूरा विजिबल है, मतलब ये दोनों सेपरेट हो गए, ये मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इन द वाटर। एंड स्टिल विद टाइम सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर अंग्रेजी जानने से अच्छा हम इसको समझ लेंगे कि जो एक दूसरों में डिसॉल्व नहीं हुआ सर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बट अंग्रेजी जानना भी संभव थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको जो लिखना है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अब इसका भी की फैक्टर जान लो, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं। जैसे आपने सैंड को डायरेक्टली देख लिया, आप चौक और पानी को घोलो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, आपको चौक दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स में स्टेल के पार्टिकल वहीं पे तैरते रहेंगे। आप देखो सैंड एंड वाटर, सर सैंड एंड वाटर का एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो आप ऑयल एंड वाटर का ले लो। ऑयल भी ऊपर आ जाएगा अपने डेंसिटी के कारण, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और पानी जो है वो नीचे रह जाता है। ये क्यों होता है सर, ये क्या होता है, सब अभी जानेंगे, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। सर मडी वाटर भी अभी 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 जस्ट हमने देखा, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया करो, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब ये आपके एक एक्टिविटी है आपके बुक का, आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस जो आपके बुक है उसका ये है। तो उसमें क्या है कि आप सबसे पहले देखो सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर लिया, ठीक है सर। चलिए सॉल्ट एंड वाटर का एकदम क्लियर हमको दिख रहा है, ज्यादा नहीं, ठीक है सर। चॉक पाउडर एंड वाटर का लिया, चॉक पाउडर एंड वाटर का, चल ठीक है। एक लिया मिल्क एंड वाटर का, क्या लिया? मिल्क एंड वाटर का। अब रेशियो देखना है इसका, इसमें सॉल्ट का रेशियो 1 है, सॉल्ट का रेशियो क्या है? 1 है। बट इसमें जो वाटर का रेशियो है वो 2 है, मतलब सॉल्ट कम है और पानी ज्यादा है। इसमें चॉक का रेशियो 1 है, वाटर का रेशियो 2 है, चॉक कम है पानी ज्यादा है। सर इसमें मिल्क का रेशियो भी 1 है और वाटर का रेशियो भी 1 है, दोनों जो है वो बराबर है, ठीक है। 3 मिक्सचर्स ले लिया। अब आओ तुम्हारे एनसीईआरटी के डायरेक्टली बुक में, देखो एनसीईआरटी के बुक में आपका कुछ ऐसा होगा। आप देख रहे हो, आपने जब इस पर लेजर लाइट पास करा है, ये है आपका सॉल्ट एंड वाटर का बीकर 1, यहाँ पे बीकर ए, जहाँ पे आपका सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है। यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो लाइट है वो इजिली पास कर रहा है और ज्यादा स्केयर्ड नहीं हो रहा, मतलब ये देखो ये आपको सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली विजिबल होगा, ठीक है। बट वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ये स्कैटर कर रहा है, बहुत ज्यादा ही एक्चुअली स्कैटर कर रहा है इसमें मिल्क एंड वाटर वाले में। और ये आपको हल्का हल्का रुआवजा वाला फीलिंग दे रहा होगा। यहाँ सर रुआवजा तो लग रहा है, रुआवजा तो खैर तुम उसको भी नहीं पिला सकते, छोड़ो। अब बाकी सर ये रुआवजा वाला आपको फीलिंग दे रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे चॉक पाउडर एंड वाटर, यहाँ पे लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर इसके तरह स्कैटर नहीं हो रहा है और ये सीधा जाकर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर द लेजर बीम, जो आपका लेजर बीम है वो पास थ्रू विदाउट स्कैटर, ये जो है बिना स्कैटर किए चला गया। मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पढ़ के या ये पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, आप दिमाग से समझ लोगे तो समझ जाओगे, रिवीजन के लिए फायदा है। सर ये सीधा चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये स्कैटर किया, ठीक है, विजिबल हो रहा है, एकदम डायरेक्ट विजिबल हो रहा है कि ये स्कैटर किया। यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये स्कैटर किया, ठीक है। अब ये स्कैटर क्यों किया सर?
क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, और जब पार्टिकल्स डिसॉल्व ही नहीं हुए तो पार्टिकल्स तैर रहे थे, और पार्टिकल्स जब तैरे तो पार्टिकल्स ने जो लाइट है उसको पास करना शुरू किया कि भैया मेरे से आया तुम रिफ्लेक्ट हो इधर जाओ, वो आया मेरे से आया रिफ्लेक्ट हो इधर जाओ। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे पार्टिकल विजिबिलिटी इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, लेजर लाइट जो है ये सब आपका ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिखेगा, मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, अब ये कुछ खास नहीं था वैसे। अब अगले में हो गए तो सॉल्यूशन क्या होता है सर। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था तुम्हें कि सर होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन हमेशा हमेशा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा आपको क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक चीनी, क्या है, चीनी, थोड़ा सा चीनी है आपके पास। सर इस चीनी को क्या किया आपने, पानी में डाला, ये पानी क्या है, सॉल्वेंट। पानी जो है, वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। और सर जो आपका ये पानी है ये ज्यादा मात्रा में, हाँ या ना, ज्यादा मात्रा में, तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। सर इसको मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, द रिजल्टिंग इन होमोजीनियस मिक्सचर। अभी जब जैसे ही हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि सर सॉल्ट वाटर हो चाहे शुगर एंड वाटर हो, दोनों का दोनों क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर। वेरी गुड। चलो इसमें देखना, व्हेन द शुगर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर सॉल्वेंट इट फॉर्म्स अ शुगर सॉल्यूशन। ये शुगर का एक सॉल्यूशन बना रहा है व्हिच इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, which is an homogeneous mixture. Well done. चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, तो वही जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि मैं अगर शिकंजी आपको पिलाऊंगा, हो सकता है मेरे शिकंजी में जो शुगर की मात्रा हो वो कम हो, और आप जो मुझे पिलाओ उसमें हो कि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो। उसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ था। पहले तो जानो कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक बात बताओ, तुम चीनी पानी मेरे को पिला रहे थे तो चीनी क्या था वहां पे, सॉल्यूट था, वही है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस टर्म का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज आप इसे समझना। फॉर एग्जांपल ओआरएस का आप एग्जांपल ले लो। अच्छा, हम लोग भी बहुत ज्यादा मान लो अगर पढ़ाते रहते हैं तो ओआरएस की जरूरत पड़ती है, आप लोग को भी पड़ती होगी। आप लोग बहुत ज्यादा जब पढ़ लेते हो तो आपको ओआरएस की जरूरत पड़ती होगी। तो कोई कोई क्या करता है, आधा पैकेट डालता है, जैसे मैं तो पूरा पैकेट डालता हूँ कि ओआरएस का पूरा पैकेट डाला और पी लिया एनर्जेटिक। ठीक है, और कोई कोई क्या होता है आधा पैकेट डालता है। तो सबका सबका अलग अलग कंसंट्रेशन, कोई पूरा पूरा ओआरएस का कंसंट्रेशन डाल रहा है और कोई आधा डाल रहा है, मतलब कोई 50 ग्राम डाल रहा है, कोई 25 ग्राम डाल रहा है। तो कंसंट्रेशन हर बार डिफर हो सकता है। मेंटेन द राइट इलेक्ट्रोस्टैट कंसंट्रेशन। ठीक है, वही है, मेडिसिन में भी वही होता है। अच्छा, आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई इसका दो डोज खाना पड़ेगा। दो डोज माने क्या, बोलता है कि भाई ये जो टैबलेट है इसका दो, ये जो दवाई है इसका 2 टैबलेट खाओ। ठीक है, और किसी को बोलता है 1 टैबलेट खाओ। तो जिसको 2 टैबलेट की जरूरत है, जिसको ज्यादा उस मात्रा में कंसंट्रेशन की जरूरत है उसको ज्यादा दिया, जिसको कम है उसको कम दे दिया, हाँ या ना। तो दैट्स इट, दैट्स द कंसंट्रेशन। एग्रीकल्चर में भी देखो आप, जब आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो पेस्टिसाइड्स एंड बहुत तरह के न्यूट्रिशन जो है होता है किसान लोग डालते हैं अपने खेत में। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज की खेती कर रहा है। अगर वो किसी ऐसी चीज की खेती कर रहे हैं जिसमें ज्यादा चाहिए या ज्यादा पेस्टिसाइड डालने से ज्यादा कीड़ा मकोड़ा भागता है तो वो उस हिसाब से डालते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो वो भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सर फूड इंडस्ट्री में तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, आप मान लो आलू की सब्जी खा रहे हो, ठीक है, या आप चिकन खा रहे हो, उसमें ज्यादा नमक आ गया, बर्बाद, हाँ या ना, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाँ या ना। और वही अगर कोई एकदम मीडियम नमक के कंसंट्रेशन पे है तो वो तो गुड है, ऑब्वियस बात। चलो गाइस, वेरी गुड, आई लव इट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो। अंडरस्टैंडिंग द कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली इन द साइंस लैबोरेटरी
बट ऑल्सो इन द एवरीडे लाइफ। ये क्या है, ये सब एवरीडे लाइफ का ही ना पार्ट है यार। ORS पीते हो, मेडिसिन खाते हो, एग्रीकल्चर में, फूड में, ये सब डेली का पार्ट है। दैट्स इट। उसी सब में चाय भी पीते हो, किसी को चाय, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, उसमें मुझे चाहिए कुछ कुछ है नहीं, तो कुछ कुछ माने की चीनी कम, ठीक है, थोड़ा कड़ा चाय। अब आओ सर, मास बाई मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। मास बाई मास परसेंटेज क्या होता है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। दूध है, मैंने आपको क्या बताया, दूध में सर फैट भी है, दूध में सर शुगर भी है, दूध में सर आपका फाइबर भी है, फाइबर नहीं है, फाइबर 0%, ठीक है। प्रोटीन है सर, सोडियम, फैट है 26 ग्राम, ठीक है। शुगर है 49 ग्राम सर, आपका फाइबर है 0, कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रोटीन है 15.5 ग्राम, सोडियम है 0.8 ग्राम, ठीक। तो इससे क्या हुआ सर। अब आइए एक चीज को समझना, एक चीजों को समझना, आपको करना क्या है इसमें, बस ये बग देना हो गया नहीं। करना क्या आपको, जब भी आपको मास बाई मास परसेंटेज निकालने को मिले, देखो आइदर मास बाई मास परसेंटेज और वेट बाई वेट परसेंटेज, मामला सेम है, दोनों बात सेम है। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या ये सर परसेंटेज निकालने का नहीं है। हाँ सर, मैथ्स वाले टीचर भी हमारे परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, तो सर वही तो है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। समझे सर, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं आपको इसका भी एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको इन सब का बारे में न्यूमेरिकल्स, आप जैसे देखो 10 ग्राम प्लस 90, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब एक 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन, इस बात को दिमाग में रखना, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें कि 10 ग्राम सॉल्ट है और 90 ग्राम जो है वो आपका वाटर है। 10 ग्राम सॉल्ट और 90 ग्राम क्या है, वाटर है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन तो 100 ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, मास ऑफ द सॉल्यूशन तो 100 ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग 100 के स्केल पर किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन निकालते हैं 100 के स्केल पर। तो इसका परसेंटेज कितना निकला, 10। कैसे सर, 10/10 प्लस 90, 10 प्लस 90 क्यों किए, क्योंकि नीचे चाहिए था सॉल्यूशन, और अभी मैंने लिखवाया सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ पे 10% आ गया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देखो, ये ग्लूकोज का वो है ड्रिप, जो पानी चढ़ता है किसी किसी गॉड ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ना ऐसा करे, कोई गॉड ऐसा ना करे कि आपको ड्रिप चढ़े कभी, ठीक है। लेकिन जब भी चढ़ता होगा तो इसमें कंसंट्रेशन लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, कंसंट्रेशन, कि आपको पानी ज्यादा मात्रा में है, सॉल्ट ज्यादा मात्रा में है, या ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है, इन सब चीजों पर, ठीक है। तो इन सब में हम निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकालते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन इजियर देन द वेट। इट इज फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन लैबोरेटरी। सर अंग्रेजी नहीं आता, बार बार आपको बोल दिया है, ठीक है, नहीं आता तो सुन इधर देख। जब मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब निकालने को आ जाए तो याद रखना पहले क्या है, मास। तो जो पहले है वो ऊपर आएगा और ऊपर हमेशा रहेगा सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ पे एक सवाल देख, यहाँ पे एक सवाल देख, क्या लिखा हुआ है, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर से यहाँ पे क्लियर कर दिया एक बात, क्या क्लियर कर दिया सर, क्लियर कर दिया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना ग्राम सॉल्यूशन है बॉस, 100 ग्राम, और बार बार परसेंटेज पे कर रहे हैं तो 100 के स्केल पे ही काउंट करना, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही वही होता है कि आप 100 के स्केल पे किसी चीज को काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो इसको निकालो आप। इसको अगर आप निकालोगे तो 5/100, ठीक है, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना
5। अब यहाँ पे आंसर भी देख लो, 5% लिखा हुआ है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेल अस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स परसेंटेज इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपको कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ये आपको बताता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे हमारे पास 3 है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी आप पढ़ोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कुछ भी हार्ड नहीं है, इससे रिलेटेड अगर तुम्हारा डिमांड हुआ तो मैं न्यूमेरिकल का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द टू मिसिबल लिक्विड्स, फिर से ये वर्ड आ गया बस एक ही बार, क्या? मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड मतलब क्या? दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। और क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो ये इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा? लिक्विड। क्या होगा? लिक्विड। तो सर टू मिसिबल लिक्विड की बात हो रही है, मतलब दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड, फॉर एग्जांपल परफ्यूम। सब परफ्यूम क्या है? उसमें भी आप किसी जो परफ्यूम के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे तो उनको पता होगा कि उसमें कुछ कुछ फ्लेवर्स आते हैं तो उसका अलग कंसंट्रेशन होता है कि इसका इतना रखेंगे, इसका इतना। जैस्मिन का जो फ्लावर आता है उसका अलग कंसंट्रेशन रखेंगे, रोज का अलग रखेंगे तो इसका स्मेल बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उस तरीके के टाइप्स, ठीक है। तो अब ये आ गया विनेगर। विनेगर क्या है? लिक्विड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 5% विनेगर होता है किसी भी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, एंड 90% ऑफ वाटर होता है, तब जाके ये विनेगर जो है विनेगर बनता है, मतलब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो फिर से वही बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या बॉस? ऊपर हमेशा सॉल्यूट, नीचे हमेशा सॉल्यूशन, क्योंकि सब कुछ क्या होता है? नीचे डिनोमिनेटर। तो सर वो सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100 मत भूलना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। आज इसका भी एक देखते हैं। 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड्स, 1 ml है पेस्टिसाइड्स, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप इसमें देखोगे कि 1/100 मतलब 1 क्या? 1 आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय 100। इसको आप 100 करोगे तो आपका 100 कट गया, बचा कितना? 1%। आंसर आ गया 1%। दैट्स इट। बहुत हार्ड नहीं है, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, हो जाएगा सर। तेरे को क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करके भी दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। चिंता मत कर, मैं हूं, बस तुझे मेहनत करना, ठीक है। अब आ जाओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेल अस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml। ये याद रखना, ये बताता है आपको ml में, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ वही 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट यार, कुछ बड़ी चीज नहीं है। तुम एक बार और अगर नहीं समझ आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, तीनों चीज समझ में आ जाएगा। मास बाय मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज, और वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए ठीक है। अब आ जा अगले में, सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मान ले एक तरफ तू ले चीनी का सॉल्यूशन, ठीक है। चीनी मतलब क्या सर? अभी बताता हूँ, रुक जा यार, थोड़ा नहीं रुकेगा। देख सर, एक तरफ हमने लिया एक बीकर ए हमने लिया, ठीक है। और बीकर ए में हमने क्या किया कि इसमें पानी डाला, इसमें पानी दी सर, इसमें हमने डाल दिया शुगर। क्या डाल दिया? शुगर, चीनी ऐड हो गया, ठीक है। अगला बीकर लिया, इसमें भी पानी डाला, फिर इसमें डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया? सॉल्ट माने नमक, दोनों में डाल दिया। दोनों घोल रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पूरा घोल रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ कि इस वाले पानी में केवल और केवल 50 ग्राम्स, या 50 नहीं लिखता, 20 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजोल्व हुआ। 20 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो डिजोल्व हुआ, और इसमें 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व हुआ। 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो आपका डिजोल्व हुआ। इसमें आपका 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हुआ। अब इसमें ज्यादा शुगर डिजोल्व हुआ तो इसकी इसमें ज्यादा शुगर डिजोल्व हुआ या फिर इसमें ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व हुआ? किसमें सर? इसमें ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व हुआ, इसमें 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिजोल्व हुआ, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व हुआ।
तो इसका मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। समझे? सॉल्युबिलिटी यही बोलता है कि कितना आप मिक्स करते हो। इसका एक बार डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सॉल्युबिलिटी मेनली होता क्या है। ठीक है, इसका अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट, जो मैंने बताया वही है सर। मैं बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत एकदम बच्चे से उठा के आपको आगे तक ले जाऊंगा, बस आपको मेरा साथ देना। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट। सर एक बात बताइए, मैंने जो पानी में शुगर डाला या फिर मैंने जो पानी में सॉल्ट डाला, क्या वो जो सॉल्ट डाला वो सॉल्यूट था? हाँ। जो शुगर डाला वो भी सॉल्यूट था? हाँ। तो सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml या फिर 100 ग्राम। ठीक है, 100 ml या फिर 100 ग्राम, एक फिक्स्ड क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डिसॉल्व, क्या इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी? ना 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 ना, इतने में डेफिनेशन को खत्म मत करना वरना फंस जाओगे, टीचर काट देगा, टीचर ऐसे कर देगा। आपको क्या बोलना है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज called its solubility at a given temperature। फिर से बोल ले मेरे साथ, at a given temperature। अरे बोल, लेट मत उठ, at a given temperature। ये बात बोलना, टेम्परेचर डालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देख वहां पे मैं शुगर डिसॉल्व कर रहा था, मान ले शुगर का टेम्परेचर जो है उसको मैंने बढ़ा दिया, उसको मैंने हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया, तब उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो जाता है। उसमें कैसा शुगर डिसॉल्व होता है? ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो जाता है। कि हीट करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप किसी चीज को हीट करते हो, नोट पॉइंट में लिख, नोट पॉइंट में लिख, लेट मत, नोट पॉइंट में लिख। अगर आप किसी चीज का, या अगर आप सॉल्यूट का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, अगर आप सॉल्यूट का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ये राइज कर जाती है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, फालतू में लिखना, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, उसको लिख, ताकि जरूरी है। अब देख सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देख सर, क्या हुआ कि ये मेरा क्या बोलते हैं, बीकर है, बीकर में पानी है। हाँ सर पानी है। सर पानी में डाला चीनी, डाला, इसको हीट भी कर दिया, जा तेरे लिए, इसको हीट भी किया, डाले जा रहे चीनी, डाले जा रहे चीनी, डाले जा रहे चीनी, पूरा एकदम घोले हुए हीट डाल के एक वक्त आएगा कि इसमें चीनी डिसॉल्व होना खत्म हो जाएगा। चीनी डिसॉल्व नहीं होगा, चीनी फिर इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, चीनी फिर ऊपर हो जाएगा, चीनी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा सॉल्यूशन जो कहता है बस कर भाई अब मत डाल, हो गया, कितना सॉल्यूट डालेगा, मैं पानी इतना ही हूं और कितना सॉल्यूट डालेगा, जब ये बोलने लगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ जाए इसका डेफिनेशन देख ले। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? उस सॉल्यूशन को जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। बस हो गया, अब इसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। चल भाई, अब आते हैं अगला हम लोग नेक्स्ट पर। ये एक आपका एक्टिविटी है आपके बुक में। ये सर थ्योरी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा जरूरी है, ज्यादा नहीं, अभी हम लोग जानेंगे। देख ये ग्राफ है, ग्राफ देखे डरना मत, मैं अभी हूं। देख ग्राफ देखे डरना मत। ग्राफ क्या है? ये सॉल्युबिलिटी ग्राफ है। ये जो है आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, सर ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपकी दी हुई है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम, हर 100 ग्राम का यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी हुई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है और कितना घटा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। यहाँ पे दो कंपाउंड है। सर कंपाउंड ए जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ये सेल्सियस में नाप रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है?
सर 50 से कम कर रहा है, लगभग 25 कर रहा है। कितना कर रहा है? 25। अब इसी जीरो पर अगर आप इसको देखोगे तो ये जीरो ही टेम्परेचर पर सीधा 180 कर रहा है, लगभग 180 के आसपास। समझे? समझे? ये जीरो ही डिग्री पे इतना ज्यादा डिसॉल्व कर ले रहा है अपने अंदर। अब आप धीरे धीरे देखोगे तो इसका ग्राफ जो ये ऐसे जा रहा है, इसका ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को 80 किया, टेम्परेचर को कितना किया? 80 किया, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो लगभग लगभग 400 के पास आ गया, लगभग 380 मान ले, 380 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। और वही सेम टेम्परेचर पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 60, सिर्फ और सिर्फ 60, सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएगा। तो मेरे को बात बता, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसका आप सॉल्युबिलिटी कर्व देख लोगे, ये ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी कर्व देख लो, अरे सर यहीं पर। तो इसका मतलब क्या है कि सर कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर कंपाउंड ए। ये नहीं समझ आया तो मेरे को बोलना, ठीक है? बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं थी, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बोला? सर ये ग्राफ है, सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है पर 100 ग्राम पर, और सर यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका क्या है? टेम्परेचर है। और सर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहा हो सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे कंपाउंड बी की भी बढ़ रही है, कंपाउंड ए की भी बढ़ रही है, लेकिन कंपाउंड ए की बहुत धीमी धीमी बढ़ रही है। जब मैंने 80 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तब भी ये 60 ही ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहा है, वही 80 पर ये जो है ये लगभग 400 कर दे रहा है, लगभग उससे नीचे। ठीक, क्लियर? ये लगभग 400 कर। चल अब इसको पढ़ लेना, ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ खास नहीं है। बट इसका ये आपका क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन एक्टिविटी का क्वेश्चन देख लो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इस डैश, ये डैश दिया होता मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपके लिए, क्योंकि रेड पेन बच्चे बोलते हैं ये नहीं है, तो less than its solubility at 60 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने पूछ रहा कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ग्राफ वो यहाँ तक आ रही है 50 से नीचे, और 60 पर ये और कितने हैं? 60 डिग्री सेल्सियस, हाँ 60 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से ज्यादा है। देख लो तुम, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से लगभग ज्यादा है, इतना भी नहीं है। अरे यार तुम समझ जाओ यार, तुम समझदार हो, समझे? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्लियर है? तो 60 पे ज्यादा है और 20 पे कम है, तो मैं क्या बोलूंगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री, अब वही सेम क्वेश्चन है, 20 डिग्री पे वो कम है एज कंपेयर 60 डिग्री। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी एज कंपेयर डैश? तो सर बी की सॉल्युबिलिटी आप देखो, बी का ग्राफ इधर है तो बी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सर ये नीचे है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो बी इज इंक्रीज एंड ए से ज्यादा है बी का। ठीक है, क्लियर है? अब ऑब्जर्वेशन क्या? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। अब बताइए सर, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, इससे पहले जब सॉल्युबिलिटी जब स्टार्ट किया उसी टाइम बता दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बाय द टेम्परेचर, कंपाउंड बी इंक्रीज फास्टर देन द कंपाउंड ए। कंपाउंड, और ये इसका यार कंपाउंड बी जो है वो ज्यादा फास्ट किया एज कंपेयर कंपाउंड ए। ये आपके एनसीईआरटी। अब आगे आते हैं, ठीक है? अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। देखो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पिछले जो आपके साल का बुक था, मतलब जो आपका ओल्ड बुक था, उसके बाद उसमें भी था बट उतना अच्छे से नहीं था, इसमें ज्यादा अच्छे से। क्रिस्टलाइजेशन को समझना है तो कुछ चीजों को समझना है। क्या समझना? कि मान लो तुमको मोतीचूर का लड्डू खाना है, या वो जो एकदम देसी घी का लड्डू नहीं होता है वो खाना है, तो सर क्या किया कि देसी घी का लड्डू लाया, एकदम गरम गरम छना हुआ, सर मुंह में पानी आ गया, ठीक है, लाया और लाकर उसको फ्रिज में रख दिया। लाकर उसको कहाँ रख दिया? फ्रिज में रख दिया। सर फ्रिज में रखने के बाद क्या हुआ, जब 1-2 घंटे बाद मैंने उसे निकाला तो मैंने देखा उसके बाहर लेयर जम जाता है,
फैट का, इसका थोड़ा सा घी का। देखो ये लड्डू है, अरे सर बड़ा टेस्टी लग रहा है सर। इसके बाद जो है ना, इसमें आपका ये जम जाएगा, क्या बोलते हैं, बाहर में आपका जो है लेयर जम जाएगा। क्या जम जाएगा? लेयर। किसी किसी चीज का आपको लेयर दिखेगा, फैट का लेयर दिखेगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या मेरे को बताओ। एक चीज गर्म थी, गर्म थी, जब मैंने उसे ठंडा किया तो खाने में अच्छा नहीं लग रहा कि उसके ऊपर कुछ कुछ जम गया सर, टेस्ट बेकार आ रहा है ना। ऐसा कैसे? क्या राज है, क्या राज है सर? जब वो हीट हुई, जब जब उसको हीट किया गया तो उसमें और ज्यादा चीजें डिसॉल्व कर सकते थे। मतलब जब मैंने शुगर को डिसॉल्व कर रहा था, जब मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहा था, तो अगर मैं पानी को हीट दे रहा था तो शुगर और ज्यादा डिसॉल्व हो रही थी, और ज्यादा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल तुम रसगुल्ला भी ले सकते हो। रसगुल्ला गरम गरम लाया, एकदम छना हुआ, जाके फ्रिज में रख दिया, कुछ देर बाद आओ उसके भी देखोगे तुम, ऐसे से करोगे ना तो उसमें शुगर का एकदम छोटा छोटा क्रिस्टल जो है ना ऐसे से फेंकेगा, छोटा छोटा क्रिस्टल शुगर का। क्या हो रहा है सर? शुगर डिसॉल्व तो हो गया पहले, क्योंकि उस समय रसगुल्ला गर्म था, और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। बट जैसे ही टेम्परेचर गिरा, जैसे ही टेम्परेचर गिरा, तो जो सॉल्यूट एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुआ था उसमें टेम्परेचर के कारण, वो बाहर आने लगता है जी, वो बाहर आने लगता है। कैसे? आज वो देखते हैं। A crystal is a solid that is made up of particles arranged in a regular geometric pattern. सर थ्योरी है, ठीक है सर। In laboratories the process of forming crystals or the separation of solid, purification of solid, as a separation of solid। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या इसमें, इसमें है क्या, इसको मैं तुमको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। देख, आपके बुक में जो है, एक तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया मोतीचूर के लड्डू का, रसगुल्ला का, वो अलग चीज है, लेकिन इसमें आपके बुक में क्या है कि कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, इसको बोलते हैं CuSO4। ये आपको क्लास 10th में जाओगे, ऐसे मैं क्लास 10th को भी पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, तो आपके अगर कोई भैया दीदी है उन्हें भी पढ़ाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो खैर ज्यादा प्रमोशन हो गया नहीं तो CuSO4 जो है, ये आप क्लास 10th में आओगे तो इस पर आपको रिएक्शंस देखने मिलेंगे। तो CuSO4 लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक बर्नर लिया हुआ है, ठीक है, एक आपका ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है 3 पैरों वाला, ठीक है, और सर आपका एक बीकर ले लिया है, ग्लास, और इसी में आपका डाल दिया है CuSO4 का सॉल्यूशन। इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद इसे जो है कि हल्का प्यूरिफाई किया। मतलब क्या किया, इसे निकाला एक ट्यूब से, कॉनिकल फ्लास्क से, ठीक है, एक बीकर में इसे जमा किया। ठीक है सर, जमा करने के बाद इसे क्या करूंगा मैं, ठंडा करूंगा। क्या करूंगा? ठंडा करूंगा। क्या करूंगा? ठंडा करूंगा। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, फिल्ट्रेट करके, कूलिंग डाउन द फिल्ट्रेट। ये जो पूरा हमने जमा किया बीकर में, इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया, चाहे फ्रिज में चाहे कहीं। ठीक है, इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। आफ्टर दैट आप देखोगे एक ब्लू ब्लू चमकता हुआ आपको क्रिस्टल्स दिखेगा, एंड ये है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। जी हाँ सर, इसे ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी आपने रसगुल्ला और इसमें भी देखा, मोतीचूर के लड्डू में सर मुंह में पानी आ गया, एंड यही था एक्टिविटी आपके बुक में। कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डिस्टिलेशन पे। सर डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, इसे थोड़ा हम जानेंगे, थोड़ा समझेंगे। पहले एक बार हल्का डेफिनेशन पढ़ लो। अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स मतलब क्या सर? दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग। ये सेपरेट हो सकते हैं बाय हीटिंग, हीट करके इसमें सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं अभी तुम जानोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स, द वेपर इज कूल डाउन टर्निंग इनटू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। बहुत अच्छी चीज है, अंग्रेजी नहीं आता सर, आप अपने से बताइए। तो हम अपने से बता रहे हैं, सुन इधर। दो लिया सॉल्यूशन, दो चीज ली, जैसे वाटर लिया, अल्कोहल लिया। जी हाँ, शराब, वाटर लिया, अल्कोहल लिया, दोनों को मिला दिया। सर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, एंड अल्कोहल का शायद 75 के आसपास होता है, 74 इसी के आसपास। तो सर पहले कौन इवेपोरेट करेगा? अल्कोहल।
अल्कोहल जो वो पहले इवेपोरेट कर जाएगा और जो वाटर होगा उसके बाद इवेपोरेट करेगा। तो इससे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। हाँ, कैसे करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। देखो तो हाँ बच्चों, तो अब हम लोग डिस्टिलेशन के ये एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो सर इसमें क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि दो ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो मतलब क्या, मिनिमम उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिया है, एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 50 या 60 के आसपास रहता है, ऐसे ही कुछ, आई थिंक 50 रहता है। ठीक है, और जो आपका वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 100 रहता है। ठीक है, तो इन दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले चीजों को हमने मिला दिया, लिक्विड्स को मिला के यहाँ पे रखा। इसे बोलते हैं राउंड बॉटम्ड फ्लास्क, राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। ठीक है, और सर इसको बर्नर से आग दी यहाँ पर। ठीक है, इसे बोलते हैं वायर गेज। वायर गेज के बिना ये मत करना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वायर गेज के बिना करोगे तो जो शीशा है वो डायरेक्ट उस पर आग लगेगा, जिससे वजह से वो टूट सकता है। ठीक है, तो सर यहां से वेपर आया किस चीज का, एसीटोन का। किस चीज का, एसीटोन का। टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मान लीजिए जब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर आए तो उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन कर देना है कि उसी टेम्परेचर पर हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ एसीटोन जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। एंड जैसे ही ये वेपर में कन्वर्ट होगा सर, ये इस पाइप में जाएगा। ये किस तरीके का पाइप है सर? सर ये कुछ इस तरीके का पाइप है। देखो सर, ये अंदर वाला जो ब्लैक वाला है यहीं से वेपर जाएगा, एंड बाहर एक ऐसा पाइप है जहां पर एक कोल्ड इनलेट और हॉट आउटलेट लगा हुआ है। मतलब क्या सर, यहां से ठंडा पानी जाएगा, यहां से जो है वो ठंडा पानी जाएगा और यहां पर से गर्म पानी निकलेगा। कैसे, तो देख, पहले इसको बॉईल किया। क्या किया, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद क्या हुआ कि इसका जो एसीटोन है वो इवेपोरेट हुआ, वो बॉइल्ड हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, एंड वो इस पाइप से गया, वो इस पाइप से गया। एंड जैसे ही वो इस पाइप से गया सर, वो जो है वो गरम गरम, ऑब्वियस बात है यार, वेपर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो यहां से मैंने ठंडा पानी डलवाया और यहां से वो ठंडा पानी गर्म पानी होकर निकला। सर कैसे सर? सर वो ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी होकर कैसे निकला? तो वो गर्म पानी होकर ऐसे निकला कि जो ठंडा पानी था उसने वेपर की सारी हीट ले लिया। जो ठंडा पानी था जो मैंने यहाँ से डलवाया, उसने वेपर का सारा हीट ले लिया और वेपर ठंडा हो गया। अब पानी गर्म हो गया, तो यहाँ से निकल गया। ठीक है, बट जो वेपर है वो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वो इस कॉनिकल फ्लास्क में आकर जमा हो गया। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे पूरा एसीटोन आके कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा वाटर। तो ये एसीटोन और वाटर अलग अलग सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर आपने पहले एक लिक्विड को वेपर में चेंज किया, एसीटोन को वेपर में चेंज किया, फिर उसी एसीटोन के वेपर को हमने लिक्विड में चेंज कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। किसी भी तरह का डाउट होगा आप जरूर से पूछना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान था, कुछ भी दिक्कत होने वाली चीजें नहीं थी। ठीक है, डाउट हो तो जरूर पूछना। अब इसको एक बड़े पैमाने पर करते हैं। क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर। ठीक है, फैक्टोरियल डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो आपको पेट्रोलियम ओर मिलता है उससे क्या क्या होता है आप अभी देख लो। ठीक है, इस तरह डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर विद रिलेटिव से स्मॉल डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या सर, अंग्रेजी नहीं आता सर, आप बताइए। सर मसला यह है कि जो फैक्ट्री में होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में, उनके पास बहुत हाईटेक मशीन है ना, और फैक्ट्रीज में बहुत, तो वहां पर ऐसे चीज का जो डिस्टिलेशन हो जाता है जिन दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, वहां उसका भी हो जाता है। कैसे सर? देख, जो आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है वहां पे कैसे होता है, देख सर, किसी को बॉइल किया तो उससे गैसेस निकला। ठीक है, गैसोलीन निकला। ठीक है, गैसोलीन निकला, फिर क्या,
फिनाइल निकला, फिर क्या, केरोसिन निकला, केरोसिन जो पहले के जमाने में यूज करते थे। सर डीजल निकला जो गाड़ियों में यूज होती है। सर हेवी ऑयल निकला, और फिर आपका विटामिन भी निकलता है जो रोड बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ निकलता है जिसका प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी निकलता है सर, जो आप खाना बनाने में यूज करते हो ना। ठीक है, और सर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, विटामिन जो कि आपका रोड बनाने में मदद करता है। मतलब आप इसे जितना ज्यादा बॉईल करते जाओगे, हर अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पर ये इन सारी चीजों का जो है कि आपको प्रोडक्शन दिखेगा, इन सारी चीजों का। इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल डिस्टिलेशन, ये बड़े पैमाने पे होता है। और ये जो क्रूड ऑयल है, जिसका ये पूरा डिस्टिलेशन किसका हुआ, क्रूड ऑयल का। और ये जो क्रूड ऑयल होता है ये गल्फ कंट्री से पाया जाता है, मतलब जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वहां से इसे मेनली पाया जाता है। ऐसे इस तरफ भी किसी किसी कंट्री में ये होता है। एक और चीज होता है जिसे सेपरेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट होता है बाय द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मेनली सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होता है। क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, मतलब क्या, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ये सादा नॉर्मल पेपर नहीं है, ठीक है, इस पे क्लिप बांध लेना है। इस पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। सर इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। और सर यहाँ पे नीचे ले लेना पानी, बस ये जो पानी है ना, और यहाँ पे स्केच पेन से कलर डाल देना है। सर एक ऑरेंज डाल दिया, एक ग्रीन डाल दिया, एक ब्लू डाल दिया, एक ब्लैक डाल दिया, और ये इस पे टच नहीं होना चाहिए पानी, और उसके नीचे में हमने पानी को रख दिया, उसमें डाल दिया। तो क्या होगा, ओवरनाइट जब आप इसे छोड़ दोगे, ओवरनाइट पूरा नाइट आप इसे छोड़ दोगे जब, तो ये पानी जो है, इस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, ये क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम ये पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको दिखेगा कि ऑरेंज सिर्फ ऑरेंज नहीं था, इसमें येलो भी मिक्स था। सर ऑरेंज सिर्फ ऑरेंज नहीं था, इसमें येलो भी मिक्स था। ग्रीन सिर्फ ग्रीन नहीं था, इसमें आपका लाइट ग्रीन एंड इंडिगो भी मिक्स था। सर पर्पल सिर्फ पर्पल नहीं था, इसमें भी ब्लू एंड ऑल कलर मिक्स थे। बट एक चीज ध्यान देना, जो सबसे ऊपर आपका कलर बन रहा है, जो सबसे ऊपर आपका कलर बन रहा है, जो सबसे ऊपर कलर बन रहा है, समझे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए वो तुरंत ही ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, और नीचे जो है वो बैठ जा रहा है। ठीक है, बट कोई भी बैठ नहीं रहा, मतलब वो कलर स्ट्रेच हो जा रहा है, वो अलग अलग में बट जा रहा है। जैसे आप डालो पिंक, पिंक बहुत बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है बॉस, पिंक। तो सर जो पिंक होता है वो किस किस कलर से बन के बनता है, पिंक, पिंक जो होता है वो रेड और रेड प्लस व्हाइट, व्हाइट से मिलकर बनता है। सर आप इसको पेपर क्रोमेटोग्राम में रखोगे तो आपको दिखेगा कि पिंक अलग हो गया और रेड अलग हो गया, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के कारण। ठीक है, ऐसे तो आपको उतना डीप से कुछ सवाल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक used to separate the components of a mixture using a strip of paper and a solvent। ठीक है, सॉल्वेंट क्या लिया इसमें हमने, पानी को। ठीक है, different substance move at different rate because of their solubility। या सवाल आ सकता है why in paper chromatography different substance move at different rates। आप बोलोगे because of their solubility। इसका एप्लीकेशन क्या है, इंक का सेपरेशन होता है, ये प्लांट पिगमेंट में भी काम आता है, ये फूड कलर्स में भी काम आता है। दैट्स इट, यहाँ पे याद रखना सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के कारण। अगला में क्या आएगा आपको, अच्छा यही आपका एक्सपेरिमेंट है, आप देख लो, कलर रखा है, ये आपका एक ग्लास जार है, उसी में डाला है। ठीक है, ऑल दैट ये आपके एनसीईआरटी में है, आप इसे देख सकते हो, कुछ खास नहीं, दैट्स इट। बाकी याद रखना बहुत जरूरी है, सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स। सो सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स मतलब दो ऐसे लिक्विड्स का सेपरेशन, दो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन जो पहले से ही अलग है। जैसे तुम और वो पहले से ही अलग है, उसको और कितना अलग करोगे। तो सर वही चीज है यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दें सर, सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स, जो पहले से ही अलग है उसे और अलग करो। कैसे, देखो, द ऑयल एंड द वाटर फ्रॉम अ सेपरेट लेयर दैट दे डू नॉट मिक्स। जब आप ऑब्वियस बात है, जब आप ऑयल और पानी को रखोगे तो क्या वो मिक्स होंगे, नहीं होंगे। ऑयल ऊपर तैरेगा,
एंड जो आपका पानी होगा वो नीचे उतरेगा। ये डेंसिटी के कारण, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं क्लास का स्टार्टिंग में बोल रहा था क्या कि सर ऑयल जो है वो ऊपर तैरता है और जो पानी जो है वो नीचे रह जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। सर यहाँ पर फैक्टर है डेंसिटी डिफरेंस, अब वहां पे फैक्टर था पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इसका देख लो एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। तू देख अभी, तू बस देख और तू देखता जा। ठीक है, देखिए सर यहां पर एक हमने सेपरेटिंग फनल ले लिया। ठीक है, अब सेपरेटिंग फनल लिया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स। हम इसे बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल। हाँ बोल सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ऑयल है, ऑयल ऊपर तैर रहा है, ऑयल और पानी को मिक्स किया, बाद में हमने देखा कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया और पानी जो है वो नीचे आ गया, पानी का लेयर नीचे बन गया, ऑयल के ऊपर। अब ये है स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक क्या होता है? सर नलका देखा, नलका टूटी, टूटी बोल लो, नलका बोल लो। सर इसको यहां से लूज किया तो पहले पानी का लेयर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, हाँ या ना? पानी का लेयर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। तो सर पानी का लेयर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा, पानी का लेयर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा, और सर जैसे ही ऑयल आने वाला था, जैसे ही ऑयल आने वाला था, मैंने इस टूटी को बंद कर दिया, इस नलके को बंद कर दिया। और जब इस नलके को बंद किया तो पानी नीचे अलग हो गया, ऑयल ऊपर अलग हो गया। बस यही है। इनमिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे ही करोगे, इसी तरीके से करोगे कि वो पहले से इनमिसिबल। ठीक है, यहाँ पे देख लो 4-5 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड 20 ml ऑफ वाटर इनटू अ सेपरेटिंग फनल। लीव इट्स बिना इसे हम ऐसे ही छोड़ दो, दो लेयर फॉर्म होगा, एक ऊपर मस्टर्ड ऑयल का, नीचे जो आपका वाटर का। ओपन द स्टॉप क्लॉक, टूटी को खोलो, खोलो तो जब पूरा पानी चला जाए तो फिर ऊपर ऑयल बच जाएगा और नीचे पानी। दैट्स इट, गुड, यू आर माय स्टूडेंट। अब आगे आओ, अगला टॉपिक पे आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। उससे पहले जब सब्लिमेशन होता है क्या है? जब कोई सॉलिड, अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी है, जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज होए डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए। मतलब क्या कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस या फिर वेपर, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब कोई गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में तो इसे बोलते हैं हम डिपोजिशन। समझे? समझे? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब कोई वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, जब कोई सॉलिड कन्वर्ट हो वेपर में तो इसे कहेंगे सब्लिमेशन। सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, इसे कहेंगे सब्लिमेशन। और जब वेपर से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे कहेंगे हम डिपोजिशन। अब एग्जांपल ले लो, कैम्फर। कैम्फर, हाँ या ना? सर नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, कैम्फर ले लो, नेफ्थलीन बॉल्स ले लो, जो नहीं आपके मम्मी डाल देती होंगी कंबल उम्बल के अंदर कि कीटाणु नहीं आएगा, कीड़ा नहीं आएगा, ये सब। और किसी किसी के घर में देखोगे बेसिन में भी होता है। ठीक है, और ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है यार? ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। समझे? ये जस्ट अ सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 है। इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 जो डायरेक्टली चेंजेस हो जाता है गैस में, मतलब सब्लिमेशन कर जाता है। देख लो यहाँ से डायरेक्टली हो गया। अच्छा, अगर तुम किसी अच्छे जगह पे जाओगे आइसक्रीम खाने तो तुम देखोगे कि वहां पे जो आइसक्रीम रखते हैं वहां पे तुमको दिख जाएगा ये क्या बोलते हैं ड्राई आइस। बट उसको हाथ में ऐसे मत ले लेना, ड्राई आइस को ऐसे हाथ में मत ले लेना। हाथ में ऐसे लोगे हाथ जल जाएगा, वो अपने हाथ को बाइट कर देगा, समझे? वो जल जाएगा। आप ऐसे ऐसे करके ना, ठीक है, फिर उसको छोड़ दो एक जगह, तो तुम देखना वो डायरेक्टली चेंजेस होने लगेगा, स्मोक बनाने लगेगा और बना के चेंज होने लगेगा सॉलिड। बच्चों ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो इसे हम जान लेते हैं कि हुआ क्या। तो हमने क्या किया कि कैम्फर लिया, वही कपूर, और उसके साथ साथ हमने लिया सैंड। सैंड या फिर सॉइल ले लो, दोनों क्या है? क्या सैंड या फिर सॉइल, कुछ भी लो, क्या ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, बट कैम्फर होता है।
ठीक है, इन दोनों को मिलाया, मिला के यहाँ पे रखा। सर ये यहाँ पे वायर गेज नहीं है, वायर गेज ये है, और ये इसमें चाइना डिस्क बोलते हैं, इसमें रखा, इसमें उल्टा कर दिया, क्या ग्लास फनल को उल्टा करके रख दिया, और ऊपर में एक कॉटन का प्लग डाल दिया। तो सर जब कैम्फर हीट हुआ, नीचे बर्नर भी था, जब कैम्फर हीट हुआ तो हीट होकर ये यहाँ पे ऊपर में डिपॉजिट हो गया। ऊपर में क्या हुआ? डिपॉजिट हो गया। ऊपर में क्या हुआ? डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। तो हुआ कैसा? सर कैम्फर था पहले सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया इनटू वेपर। कैम्फर था सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया इनटू वेपर, मतलब हुआ सब्लिमेशन। क्या हुआ? सब्लिमेशन। फिर एक ग्लास फनल था ठंडा, इसने इसे ठंडा कर दिया थोड़ा सा, और फिर ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड में। मतलब ये वेपर से फिर कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, तो यहाँ पे हुआ डिपोजिशन। क्या वही मामला है? जी हाँ सर। सर आप खुद भी थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक जगह मिल जाना मतलब डिपोजिशन, एक जगह जुड़ गया, एक जगह डिपोजिट हो गया पूरा का पूरा कैम्फर, तो कैम्फर अलग हो गया एंड सॉइल जो है वो अलग हो गया। आप यहाँ पे देखोगे आपको पता चलेगा कि सॉलिड जब चेंज होता है वेपर में, सब्लिमेशन 50 बार बता दिया, वेपर से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं हम डिपोजिशन। और सर इसका हमने बहुत प्यारा सा एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी का देख लिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया है। दैट्स इट। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है सर? एक बार इसका डेफिनेशन पढ़े। हाँ सर एक बार पढ़ना चाहिए, मे भी थोड़ा समझ में आ जाए। सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं। पहली बात तो एक चीज दिमाग में रखना, सस्पेंशन का सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंशन का मतलब ये होता है लटका हुआ। क्या होता है? लटका हुआ, मतलब ये बीच में लटका हुआ है, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। आप देख लो, ठीक है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम आर कॉल्ड सस्पेंशन। इन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। कैसे सर? सर सिर्फ अंग्रेजी से हो जाएगा? नहीं, हमें समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फ्लावर ऑफ वाटर भी अगर हम लेते हैं तो आप देखोगे कि मैदा और पानी को मिला दे, जब आपकी घर वाली आएगी तो शायद मैदा पानी मिला के आपको खिलाए, तो आप तब देख लेना, अभी मत देखना। अभी आप क्या देखो? अभी आप मड देखो, मट्टी, मिट्टी आप देखोगे तो वो भी आप देखोगे मिट्टी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। अगर आप उसको मिला भी दोगे तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है सर? सस्पेंशन। ठीक है सर। पेंटिंग, सर ये आप थोड़ा पर्सनल चलेगा नहीं सर, पेंटिंग पेंट में भी आप देख लोगे, फिर आप जूस में देख लोगे, डस्ट इन एयर में भी आप देख लोगे। ऐसे आप डस्ट इन एयर याद रखना, अभी जब आप कोलाइड पढ़ोगे फिर टेंडल इफेक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, कुछ खास नहीं है। अब आओ, अब तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सभी ने आई होप कभी ना कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, ब्लड टेस्ट करवाया होगा। तो कभी पता चला कि ब्लड टेस्ट में क्या होता है? चला जा थोड़ा सा पता कर लेते हैं। ठीक है, सभी ने कभी ना कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है? चला जा देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है इसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे सर सेंट्रीफ्यूगेशन को समझेंगे? ये सर स्पिनिंग एट द हाई रेट, सर अंग्रेजी आता नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं आता तो कौन बताएगा? अभी मैं हूं, अभी मैं जिंदा हूं तो आपको बताऊंगा। देख इधर, कभी भी देखोगे वो जो होता है नर्स आई या फिर कोई आया डॉक्टर, वो क्या करता है? ले लेता है खून आपके, कहीं से भी, यहां से ले, यहां से ले, खून तो सही रहेगा सर। खून ले लेता है, खून लिया, उसके बाद इस तरीके के ट्यूब में डालता है। खून को किस तरीके के ट्यूब में डालता है? इस तरीके के ट्यूब में डालता है। ठीक है, उसके बाद उसके पास एक मशीन होता है गोल गोल घुमाने वाला। अरे वॉशिंग मशीन देखा है सर? गोल गोल घुमाने वाला मशीन होता है, बट इसका एक कंडीशन है, ऐसे हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टली। सर इसको ऐसे रखा और इसको घुमाया, स्पिन, स्पिन हुआ, स्पिन हुआ। अगर कुछ नहीं भी आ रहा है ना तो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, देख इधर, देख ये ऐसे ऐसे स्पिन हुआ, देख ये ऐसे ऐसे क्या हुआ? स्पिन हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये स्पिन हुआ तो हुआ क्या? जो भारी पार्टिकल है वो अंदर की तरफ आकर डिपॉजिट हो गए, जो भारी पार्टिकल है वो अंदर की तरफ आके डिपॉजिट हो गए और जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर रह गए। तो सर आपके ब्लड में सबसे भारी पार्टिकल क्या है? आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, आरबीसी सबसे भारी है। क्या है? आरबीसी। अब देखो यहाँ पर आरबीसी जो है वो सबसे नीचे है,
रेड ब्लड सेल जो जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, समझे? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है वैसे, प्लीज कमेंट में बताओ। ऐसे में आपका थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको बचपन में पता होना चाहिए। ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा सर ये सबसे हल्का, सबसे लाइट क्या बोलते हैं कंपोनेंट होता है आपके ब्लड का, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल 44% है सर, व्हाइट ब्लड सेल कितना है 1% है, और जो आपका प्लाज्मा है वो 55% है। सब में अलग अलग होता है, उसी से हमारा रिपोर्ट तैयार होता है कि आपकी तबीयत ठीक है, कैसी है, कैसी नहीं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जो भारी मास वाला होता है वो नीचे आके जमा हो जाता है गोल गोल घुमाने से। देख ले इधर हमने गोल गोल घुमाया इसे, जो भारी मास वाला हुआ वो नीचे आ गया, जो कम मास वाला हुआ वो ऊपर चला गया, ठीक है। कोई डाउट वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने का एक और तरीका है, इसे क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन। सर बड़ा अटपटा नाम है सर, नहीं याद हो रहा सर, याद करना पड़ेगा सर, बहुत आसान है, चिंता मत कर। देख कोआगुलेशन होता क्या है। अच्छा, कोआगुलेशन में आप अपने पापा लोग से पूछा, अभी अगर तुम लोग की दाढ़ी आई होगी तो ठीक है, बाकी अगर नहीं आई होगी, हमको तो नहीं लगता है तुम लोग की दाढ़ी आई होगी, बट देखना कि जब आपका कभी दाढ़ी में बनाते समय जब कट लग जाता है तो वो एक फिटकिरी से ऐसा रगड़ते हैं, उस फिटकिरी को इंग्लिश में बोलते हैं एलम, ठीक है, एलम। सर एलम क्या करता है? सर ये क्या करता है, ये पार्टिकल को एक जगह लाके जमा कर देता है, इसको डालते ही, फिटकरी डालते ही आपका खून जो है वो रुक जाता है, एक जगह लाके जमा कर दिया। देख यहाँ पे एक मड़ी पूरा आपका एकदम गंदा सा आपका ये है सॉल्यूशन है, क्या किया इसमें डाल दिया मैंने, क्या? पाउडर ऑफ एलिम, मतलब फिटकरी डाल दी। फिटकरी डालने का क्या हुआ, इसमें एक जगह इसको सेपरेट कर दिया, एकदम गार्ड बांध दिया और बंधा के फिर नीचे बैठ गया, ठीक है, बंधा के इधर नीचे बैठ गया। इसका यूजेस हम लोग के नॉर्मल यूज में भी है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ यूज में भी है। कहाँ पे सर? दाढ़ी बनाते समय कोआगुलेशन का, आप देख लो। ये यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया, फिटकरी इज एडेड टू द मडी वाटर कंटेनिंग फाइन सस्पेंडेड इम्यूनिटीज एंड एक्ट एज कोआगुलेंट, और जो ऐसे करता है वो कोआगुलेंट हुआ। यहाँ पे कौन कोआगुलेंट हुआ? फिटकरी। यहाँ पे कोआगुलेंट कौन हुआ? फिटकरी। वेरी गुड। चलो अब हम लोग अगला आते हैं, कोआगुलेंट का एक और एग्जांपल है पनीर। सर पनीर तो हम खाते हैं, ठीक है, तो पनीर जो खाते हैं वो बनता कैसे है सर? सर दूध को गर्म किया, उसमें डाला नींबू, बस इस बात को दिमाग में डाल लेना, इसमें डाला लेमन जूस माने इसमें डाला हमने नींबू, और सर नींबू डालने के बाद ये फट जाता है, दूध जो है वो फट जाता है। दूध फटने के बाद ये जो अलग से निकलता है, इसको ऐसे हम लोग के नॉर्मल लैंग्वेज में पनीर बनाते भी हैं, ऐसे छेना भी बोलते हैं, जब इसका रसगुल्ला बना देते हैं, ठीक है। तो सर इसे डाला, इस पे वेट डाला, अलग से कर दिया, एकदम अलग से आपका पनीर बन गया, आराम से खा लिया, ठीक है। तो ये जो जूस डाला, इसके वजह से हुआ क्या कि जो आपका पनीर है वो अलग हो गया, एक जगह जमा हुआ अलग हो गया। तो यहाँ पे कोआगुलेंट क्या हुआ? यहाँ पे कोआगुलेंट हुआ आपका लेमन जूस, मतलब आपका नींबू का रस, यहाँ पे हुआ कोआगुलेंट। क्लियर है? किसी भी तरह का डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम लोग इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप लोग डेफिनेशन भी इसका पढ़ सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आफ्टर दैट कोआगुलेंट का आप एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल द ब्लड, द मिल्क एंड द आइसक्रीम एज वेल। कैसे? सर जानते हैं ब्लड में मैंने अभी आपको बताया कि जो भारी होता है जैसे आरबीसी, वो अलग हो गया जब आपने उसे गोल गोल घुमाया तो मशीन में। सर आफ्टर दैट डब्ल्यूबीसी अलग हो गया, आफ्टर दैट प्लाज्मा जो है वो अलग हो गया, ठीक है। जो ब्लड होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क में मैंने क्या बताया? प्रोटीन है, सर आपका फैट है, सर आपका शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो सर ये सब जो है वो दिखने में है होमोजीनियस, दिखने में क्या है? होमोजीनियस, बट है हेट्रोजीनियस। जो चीज दिखने में होमोजीनियस हो और प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस वाला हो तो उसे हम कहते हैं कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस समझने का देरी है।
ठीक है, होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये दिखाता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये है हेट्रोजेनियस। आपकी अम्मी बोलती होंगी कि दूध वाला जो दूध देता है उसमें पानी मिलाते हैं, तो नहीं सर, पानी जो है वो इनबिल्ट पहले से, हाँ वो पानी मिलाता है वो अलग बात, वो उसको अलग रखता है, लेकिन पहले से अगर आप देखो तो मिल्क में सम अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज एन लिक्विड। ठीक है, ब्लड के साथ भी वही केस है, मिल्क के साथ भी वही केस है, आइसक्रीम के साथ भी आप देख लो तो वही केस है। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। इफ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय अ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लड converts, it is a separation, however we cannot see the blood cells with our naked eyes। हाँ यार, blood cells को हम naked eye से देख नहीं सकते। Very good। Blood is neither a solution nor a suspension, nor a true suspension। ये ना ही blood एक true solution है, ना ही एक true suspension है, तो इसे बीच का नाम दे दिया गया कोलॉइड। क्या नाम दे दिया गया? कोलॉइड। वेरी गुड। क्या कोई दिक्कत कोलॉइड को समझने में? और हाँ, कोलॉइड के पार्टिकल्स अपने में तैरते रहते हैं, इस बात को याद रखना। जैसे इसमें तुमने देखा था कि इसके, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही जो सवाल दिया था, तो उसमें था कि वाटर में क्यों नहीं दिखते पार्टिकल्स, जो सैंड और इसमें दिख जाते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं। वो कैसे होते हैं? हल्के, तो ये तैरते रहते हैं उसमें। अब इसी पर आपका लास्ट टॉपिक जो आपको समझ में आएगा, टिंडल वाला, ठीक है। इससे पहले कोलॉइड्स के बारे में एक दो और चीज डालो, इसी पर मतलब इसी पे बेस आपका जो लास्ट टॉपिक आएगा टिंडल इफेक्ट, उसको आप जानोगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। याद रखना, पार्टिकल्स का जो मेजरमेंट है वो नैनोमीटर में होता है। एमसीक्यू में आ सकता है इसके बारे में कि बताओ सॉल्यूशन में या होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं या ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होते हैं, तो लेस देन 1 नैनोमीटर है। सस्पेंशन में, सस्पेंशन क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद अ लार्ज पार्टिकल्स मोर देन 1000 नैनोमीटर। कितने? मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो कोलॉइड जो बीच का है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, बट ये दिखाता कैसा है? विद इंटरमीडिएट साइज ऑफ 1/8 से लेकर 1000 नैनोमीटर के अंदर होता है। ये है हेटेरोजेनियस बट दिखाता है होमोजेनियस, लगता है होमोजेनियस, ठीक है। तो वही है, सॉल्यूशन के बारे में देख लो, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में देख लो मोर देन 1000 नैनोमीटर, और इसमें 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। वेरी गुड। अब आओ हम लोग आते हैं अपने आखिरी टॉपिक की ओर, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सर, जब कभी आप स्टेडियम में मैच देखने गए होंगे, या फिर अगर आप कभी देखते होंगे सुबह सुबह अपने छत पे, या सॉरी अपने खिड़की खोलते होंगे, तो आपको सूरज की रोशनी कुछ इस तरीके से आते हुए दिखती है, एकदम उसका पूरा पाथ दिखता होगा, हाँ या ना? क्या आपको नॉर्मल अपने घर में ये वाला पाथ दिखेगा? ये वाला, ये तो आपको सुबह सुबह दिखा, क्या आपको शाम में दिखेगा? सर ये पाथ क्या है, ये पाथ कैसे दिख रहा है? ये टिंडल इफेक्ट के बारे में, ऐसे आपको इसके बारे में पढ़ना आगे जाके फिजिक्स में, लेकिन अभी इसके बारे में जान लो। क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है। मैंने बताया था वही जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था आपके एनसीईआरटी का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वही होती है यहाँ पे। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। ये जो पार्टिकल्स है इसके बीच में, जैसे फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो ऊपर में पॉल्यूशन रहता है ना, तो सर वो क्या करता है, स्कैटर कर देता है लाइट को, और आपको पूरा पाथ, लाइट का जो ये जो पूरा पाथ है ये आपको दिखना शुरू हो जाता है। लाइट का पूरा पाथ जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे वही होता है, डस्ट इन एयर में भी आपको लाइट का पूरा पाथ दिखना शुरू हो जाता है, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दैट्स इट। अब आपका चैप्टर होता है खत्म, पूरा वन शॉट। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बहुत ज्यादा, कि सर ये चैप्टर पूरा वन शॉट मैंने बड़े प्यार से खत्म किया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको एक बार और रिपीट करके देखना, और एक फ्री डीपीपी आपके लिए डाल दिया है, उसे सॉल्व कर लेना। और पूरा एनसीईआरटी बुक जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आ जाऊंगा, पूरा एनसीईआरटी सॉल्विंग। जब तक के लिए आप ट्राई करना। और एक बड़ा प्यारा कोट जो कि लिख के आया है, जिसने पीपीटी बनाया है, उन्होंने दिया है, थैंक यू। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भाई बहुत बड़ी बात। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। Your only limit is you. Oh my God, your only limit is you. एंड इस प्यारे से कोट के साथ
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब आप अगले चैप्टर के लिए कमेंट करो कि अगला कौन सा चैप्टर क्लास 9th का लाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।